सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब सर या तो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, पर्सन्स ही तो पार्टनर्स बन सकते हैं। तभी तो हम बोलते हैं सर राम और श्याम मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं। सर कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2 मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2। सर ये भी तो पर्सन्स ही हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स हुए तो क्या हुआ? LLP 1 LLP 2 मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। सर कंपनी नंबर 1 और LLP नंबर 1 मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। सर राम और कंपनी मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सर HUF को नहीं लाना है इसमें। सर क्या दो पार्टनरशिप्स मिलके पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती हैं, पार्टनरशिप नंबर 1 और पार्टनरशिप नंबर 2? सर पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप कभी भी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती, क्योंकि ये अलग से पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट पर्सन होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ठीक है भाई, क्या यहां तक समझ में आ गया? यस सर। हु हैव agreed to share profits. So partnership is the result of an agreement or a contract. कल ही अपन ने पढ़ा था कि सर पार्टनरशिप इन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इट इज एन एग्रीमेंट। इट इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। वेयर एज HUF में यदि कोई इस HUF का पार्ट बनता है तो वो अपने स्टेटस के कारण बनता है, वहां कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, वो अपने स्टेटस के कारण बनता है। ठीक है, स्टेटस कैसा कि सर उस फैमिली का हिस्सा होने का स्टेटस होता है, उस कारण बनता है। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है सर, ओरल में भी हो सकता है सर, राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कभी भी राइटिंग में हो ये कोई जरूरी नहीं। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब समझ लिया। हु हैव एग्रीड, दैट मींस पार्टनरशिप इज द क्रिएशन which is created through an agreement or a contract. अब किस लिए बनाया जाता है ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। पहले समझते हैं बिजनेस। पार्टनरशिप हमेशा हमेशा केवल और केवल बिजनेस फॉर्मेट के लिए ही पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। अपन ने देखा था कंपनी कंपनी जो होती है वो बिजनेस करने के लिए भी बनाई जा सकती है, लेकिन चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ में भी बनाई जा सकती है। कंपनी कैन बी ओपनड अप फॉर बोथ द पर्पसेस, आइदर फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्टिविटी और फॉर कंडक्टिंग चैरिटेबल एक्टिविटी और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। अरे भाई मंशा, चैरिटेबल कंपनी कौन से सेक्शन के अंडर खोली जा सकती है? सेक्शन 8। मुझसे पूछ रही है या बता रही है? हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, या आप मुझे बता रहे हैं? नहीं मैं बता रही हूँ। आप बता रहे हैं, फिर ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कंपनी तो दोनों पर्पसेस के लिए खोली जा सकती है, लेकिन पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस करके प्रॉफिट कमाने के मोटिव से ही खोली जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप कभी भी चैरिटेबल या नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस के लिए नहीं खोली जा सकती है। ठीक है, तो अब देखो बिजनेस करके क्या जनरेट होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या जरूरी है कि प्रॉफिट इज इनिशियल ईयर्स में या कभी कभार किसी साल में प्रॉफिट ही जनरेट हो, लॉसेस जनरेट नहीं हो सकते क्या? बताइए। सर बिजनेस है तो रिस्क है तो प्रॉफिट है तो लॉस भी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या लिखा है कि सर पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, यानी कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए तो कल बोला था माइनर्स कभी भी, बेसिक बात, माइनर्स को पार्टनर्स नहीं बनाना है, क्योंकि दे आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दे आर इनकम्पिटेंट टू मेक एन एग्रीमेंट। ठीक है, सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, समझ लिया।
who have agreed, agreement या contract समझ लिया, to share the profits of a business. That means partnership हमेशा business करने के लिए ही होती है, charitable purposes के लिए कभी नहीं बनती है. Who have agreed to share the profits of a business, यानी कि sharing of profits amongst the partners is one of the test of partnership. कि जहां पर पार्टनरशिप है वहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होने चाहिए. एक आध एक्सेप्शन है इसमें जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो दैट इज बीइंग शेयर्ड अमॉन्गस्ट देम और नॉट, इट इज वन ऑफ द टेस्ट. ठीक है. अब दूसरा एंगल इस चीज को देखने का कि सर क्या केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ही होगा, यदि लॉसेस होंगे तो क्या होगा सर? तो इसमें इम्बाइब्ड थिंग है. इम्बाइब्ड मतलब इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सर यदि लॉसेस होते हैं तो वो भी शेयर होंगे. नाउ सम थिंग्स इन लॉ आर एक्सप्रेस्ड एंड सम थिंग्स आर इम्प्लाइड. वो एक्सप्रेस मतलब हम किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, चाहे ओरल चाहे राइटिंग. ठीक है. तो कुछ चीजें लॉ में एक्सप्रेस करी हुई होती हैं, लिखी हुई होती हैं. ठीक है. कुछ चीजें अपने आप से समझनी पड़ती हैं इम्प्लाइड वे में. इट इज इम्प्लाइड दैट यू विल गो टू स्कूल टुमारो. इट इज इम्प्लाइड दैट व्हेन यू गिव योर एग्जाम यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट्स. सो इम्प्लाइड थिंग है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है पर आपको मिलेगा जरूर रिजल्ट. ठीक है. सो इम्प्लाइड बात क्या है, एक्सप्रेस बात क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. लॉ ने बोल दिया कि बिजनेस करके जो भी प्रॉफिट्स होगा वो हम शेयर करेंगे. इम्प्लाइड चीज क्या है? और सर यदि लॉसेस हुए तो वो भी शेयर होंगे. ये लिखा हुआ नहीं है पर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इम्प्लाइड थिंग है. ठीक है सर. सो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? देखो क्यों डिटेल में बता रहा हूँ, ये जान है, ये जो डेफिनेशन है ना ये आत्मा है पूरे पार्टनरशिप एक्ट की, इसलिए इसको इतना तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ. पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. ये मैं आपको कल समझा चुका हूं. carried on by all, carried on by all, सभी जने मिलके इस बिजनेस को चला रहे हैं. और any of them acting for all. म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप समझाया था बिटवीन द पार्टनर्स. कल मैंने एक बात समझाई थी, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पार्टनर्स एंड इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. हमें यदि कहीं पर लिटमस टेस्ट करना है कि इन चार लोगों के बीच में, इन दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, तो हम काफी सारी चीजें देखेंगे. 4-5 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो देखेंगे, लेकिन उसमें से भी सबसे बड़ा और सबसे सही ट्रू टेस्ट क्या है कि कहीं पर पार्टनरशिप है या नहीं? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यानी कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट है और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल है. ये एजेंट भी है, ये प्रिंसिपल भी है. यानी ये अपने काम से बाकी लोगों को बाइंड कर सकता है, उनके द्वारा किए गए कामों से ये खुद भी बाइंड हो जाएगा, जो कि बिजनेस के पार्टनरशिप के बिजनेस के दौरान बिल्कुल सही तरीके से किए गए, उनसे ये सब बाइंड हो जाएंगे. तो इस लास्ट लाइन जो हरे कलर में है इसका क्या मतलब है? कैरिड, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी जने कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप विच इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, उसकी बात की जा रही है. क्या तुम्हें अब डेफिनेशन समझ में आ गई पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. Now is this definition clear to everyone, my dear students? क्या अब ये आपको डेफिनेशन क्लियर है? बोलिए हाँ या ना. मंशा, शिरीन, जॉन, एनी प्रॉब्लम? ठीक है. तो अब एक काम कीजिए, अपने अपने फटाफट अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास वेरी क्विकली. खनक काफी टाइम से नहीं आ रही, कहां पर चली गई है वो? एनी आइडिया, एनीबॉडी? सो तो
बाहर को। अच्छा क्या बात है, नेट कनेक्टिविटी हैम्पर हुई है क्या आप लोगों की साइड में? मेरी तरफ से सही आ रही है। ठीक है, तो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ ली है, ये सारे लोगों को बाय हार्ट लर्न हो जानी चाहिए। और केवल बाय हार्ट रट्टू तोते की तरह नहीं, इसका कंपोनेंट्स भी समझ लेना। पर्सन्स का मतलब क्या बताया था कि जो पार्टनर्स कौन बन सकते हैं, जो पर्सन्स होते हैं। ठीक है, हु हैव एग्रीड, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नॉट रिजल्ट ऑफ अ स्टेटस। ठीक है, टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में लॉसेस भी हैं, ऑफ अ बिजनेस, यानी पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए बनाई जा सकती है, कभी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, जो कल की क्लास में समझाया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए, नाउ हु आर द पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू बी पार्टनर्स? सर हर वो बंदा जो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, हर वो बंदा, हर वो पर्सन who is competent to contract can enter into a valid contract, can be a partner in a partnership business। जैसे कि जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ये पढ़ेंगे। सर नंबर 1, ही शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन। ठीक है, सेकंड, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ल्यूनाटिक नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, he should be a major aged person, he should be of sound mind, plus he should not have been disqualified by law to enter into a contract। उसे लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना है चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यदि तीनों बातें हैं, यू आर अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। यदि तीनों बातें हैं तो यू आर अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, अब मान लो देव पासारी मान लो 18 साल का हो गया है, ठीक है, लेकिन ये ल्यूनेटिक की तरह बिहेव करता है, तो क्या ये कॉम्पिटेंट है? नहीं, ये कॉम्पिटेंट नहीं है। सर देव पासारी है तो बिल्कुल साउंड माइंड का आदमी, लेकिन ये है ही 17 साल का, तो क्या इसे पार्टनर बनाया जा सकता है? नहीं सर, यहाँ पर भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देव पासारी मेजर एजेड पर्सन है, 18 साल का है, साउंड माइंड का भी है, लेकिन इसने मान लो अभी 20 साल का है, इसने पिछले 2 सालों में बिजनेस खड़ा करके इतनी गड़बड़ियां कर दी है कि खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करा लिया इसने। तो इंसॉल्वेंट आदमी को डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, फॉर सर्टेन पर्पस, मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब, हु आर कॉम्पिटेंट टू बिकम पार्टनर्स? सर हर वो बंदा जो कि कॉम्पिटेंट टू है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो, या फिर मान लो ये इंसॉल्वेंसी से ज्यादा बेटर एग्जांपल होता कि सर देव पासारी जो है ये 20 साल का है, मेजर एजेड पर्सन भी है, ही इज ऑफ साउंड माइंड, ये भी है, लेकिन इसने कोई क्राइम कर लिया, क्राइम कर लिया तो कॉन्विक्ट तो बन गया और कोर्ट में प्रूव भी हो गया इसने कोई क्राइम किया है, तो कोर्ट ने इसको 3 साल के लिए ससुराल भेज दिया, ससुराल मतलब जेल भेज दिया। तो उन 3 सालों के लिए ये डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, जेल में रहते हुए कैसे पूरा करेगा यार। ठीक है, तो सर उस दौरान ये पार्टनरशिप नहीं बना सकता, बाहर निकलेगा तो वापस कॉम्पिटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सर हर वो बंदा जो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सन होना चाहिए, ध्यान रखना, ही और शी और इट, वो कंपनी है, तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो पार्टनर बन सकते हैं। सेकंड, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। अभी आपको ऊपर बताया था कि सर माइनर नहीं और मेजर एजेड पर्सन होना चाहिए, तो क्या आप माइनर को पार्टनर जैसे लेना है? कि सर नहीं, पार्टनर जैसे नहीं लेना है, लेकिन माइनर को हमारा खुद पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि है ना, माइनर को कैन बी एडमिटेड, बहुत ध्यान से सुनना, माइनर को फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे तो नहीं ले सकते हो, बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स in an already existing firm, in an already existing firm, जो पहले से कोई फर्म बनी हुई चल रही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसी में माइनर को एडमिट कर सकते हो, नॉट एज अ पार्टनर, नॉट एज अ पार्टनर, नॉट एज अ पार्टनर, बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स। क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखना, लॉ
acts as the guardian of the minor. Law acts as the guardian of the minor. माइनर का हमेशा रक्षक जैसे लॉ बिहेव करेगा। ठीक है, जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत जगह पता पड़ेगा कि मैंने ये सेंटेंस क्यों बोला है। लॉ हमेशा एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। तो माइनर को फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे हमने यदि इंडक्ट कर लिया, तो एक बात समझ लो, एक सेकंड के लिए फर्ज करो हमने फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे माइनर को ले लिया, तो मैंने आपको बताया है ना कि सर हर पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये बात आपको पता है या नहीं पता है कि सर एक पार्टनरशिप फॉर्म में हर पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो यदि ये पार्टनरशिप फर्म अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रही है, मान लो एसेट्स है 10 करोड़ रुपए की और लाइबिलिटीज है 12 करोड़ रुपए की, तो ये एक्स्ट्रा 2 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी किन से वसूली जाएगी? सर इन लोगों के घर बार बेच के भी ये 2 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे जो पार्टनर्स हैं। पर लॉ तो एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर, तो क्या वो माइनर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? कि सर बिल्कुल करेगा। तो फिर सर ध्यान रखना कि सर माइनर को उतनी ही लाइबिलिटी देनी है जितने की वो प्रॉफिट्स में रह सके, लॉसेस में नहीं जाए, ये बात ध्यान रखना। तो माइनर जो कोई अंदर घुसा हुआ है, पहली बात तो वो फुल फ्लेजेड पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरी बात, माइनर जो अंदर घुसा हुआ है ही इज एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, लॉसेस उसको नहीं देने। ये कितने लॉसेस देने और कितने नहीं देने इसकी डिटेल जब अपन माइनर एज अ पार्टनर पढ़ेंगे वहां पर पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अभी तो ये बात ध्यान रख लो, माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर, पूरे 100% पार्टनर के तौर पर एक पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं घुस सकता, बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में बाद में माइनर को ऐड कर सकते हो। शुरुआत से ही यदि कोई फर्म बनाई और उसमें माइनर को ऐड कर दिया, तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलते हैं कि एग्रीमेंट्स जो भी माइनर्स के साथ में बनाए जाते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, गलत एग्रीमेंट्स होते हैं, जीरो होते हैं इनटू द आईज ऑफ लॉ। जैसे ये वॉइड एग्रीमेंट टर्म अपन ने कंपनीज एक्ट में भी काम लिया है या नहीं लिया है? कहां पर काम लिया है बताओ? वॉइड एग्रीमेंट टर्म को कंपनीज एक्ट में भी काम लिया है। शिरीन जॉन कहां पर काम लिया है? डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स। सर एक कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके कुछ एग्रीमेंट बना लिया, तो वो वॉइड एग्रीमेंट या गलत एग्रीमेंट होता है या नहीं होता है? यस सर। उसी तरीके से माइनर्स ने यदि कोई एग्रीमेंट बना लिया है, माइनर्स आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर्स ने यदि कोई एग्रीमेंट बना लिया है तो वो गलत एग्रीमेंट है, शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है। तो यदि इनिशियल से ही किसी माइनर को भी यहाँ पर आपने पार्टनर जैसे अंदर घुसा लिया, तो क्या ये शुरुआत से ही वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए पहले एक नॉर्मल पार्टनरशिप बनाओ जिसमें सारे मेजर पर्सन हो, ये भी मेजर, ये भी मेजर, ये भी मेजर, तो इन तीनों ने जो बनाया वो बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाद में माइनर को घुसा दो, इसमें एडमिट कर दो, नॉट एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। अब ये एनालॉजी समझ में आई क्यों इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में बाद में माइनर को घुसाया जाता है, पहले से नहीं घुसा सकते हैं, नई नई बनती हुई में नहीं घुसा सकते हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? देव, ईशा, बान्यमी, मंशा, शिरीन? चलिए, तो सर कौन कौन अपन पढ़ रहे थे, कौन कौन कॉम्पिटेंट है पार्टनर्स बनने के लिए? सर हर पर्सन जो कॉम्पिटेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो बन सकते हैं। नंबर 2 कि सर माइनर फुल फ्लेजेड पार्टनर नहीं बन सकता, बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। ठीक है, नेक्स्ट, क्या एक कंपनी पार्टनर बन सकती है? यस सर, कंपनी बिल्कुल एक पर्सन है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो सर ये बिल्कुल अपने आप में एक पार्टनर बन सकती है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में। बट कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो ये पार्टनरशिप फॉर्म है,
इसमें एक कंपनी पार्टनर बनी है, तो ये कंपनी खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम उस कंपनी को पार्टनर मानेंगे। ऐसा नहीं करना है कि इस कंपनी के अंदर जो जो भी मेंबर्स हैं वो सारे पार्टनर्स कहलाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी खुद पार्टनर है इसमें, कंपनी के मेंबर्स पार्टनर नहीं बन जाते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, टू पार्टनरशिप फर्म्स कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप खुद में एक पर्सन है ही नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। ठीक है, केवल पार्टनर्स को कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो कोई नई चीज नहीं बन रही है, ठीक है, तो वो कोई पर्सन है ही नहीं, तो पार्टनरशिप बना ही नहीं सकती। तो दो पार्टनरशिप फर्म्स मिलके या एक अकेली पार्टनरशिप फर्म भी किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती है। ठीक है, लेकिन इसका तोड़ क्या है? सर हमने ये तो समझ लिया कि एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती है, लेकिन आप करना ही चाहते हो तो ऐसा करो, इस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं सब यहाँ पर आके पार्टनर्स बन जाओ, तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चल, तो ये सब बन सकते हैं और ये नहीं बन सकते। और माइनर कितने हद तक क्या कहलाएगा? पार्टनर जैसे नहीं घुस रहा है, एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स है। ठीक है, शिरीन जॉन ये क्वेश्चन पढ़ो। Three brothers, X aged 19, Y aged 18, and Z aged 17, decide to form a partnership with the provision that Z will share the profits only. Can they do so? सर दे कैनॉट डू सो बिकॉज इनमें से एक बंदा माइनर है। ठीक है, ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज इनकॉम्पिटेंट की शुरुआत से ही ये पार्टनर जैसे आ जावे, तो सही तरीका क्या होगा? फिर सर पहली नजर में तो ये तीनों पार्टनरशिप नहीं बना सकते। अदरवाइज करना भी चाहते हैं तो सर ये जो एक्स है और ये वाई है, ये पहले मिलके एक पार्टनरशिप बना लेवे। एक बार पार्टनरशिप बन जाए फिर जेड को बाद में एडमिट कर लो, नॉट एज अ पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, बाद में ऐड कर लेना, सही तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज नो, शुरुआत से तो माइनर को रख ही नहीं सकते अंदर। ठीक है, ये तो बात मैं आपको कितनी ही बार पढ़ा भी चुका हूं, पढ़ भाई इसको शेनी। The relation of partnership arises from an agreement and not from status. पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, द पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। दो लोग एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप करते हैं, नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेटस, जैसा कि एचयूएफ में होता है। इसमें पढ़ने का विशेष कुछ है नहीं। आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक पार्टनरशिप में जो भी समझाया, चाहे नोट्स से चाहे बिना नोट्स के, सब समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है? मानवी जैन? नो सर। ठीक है। देव पासारी, तेरे को तो कुछ नहीं है सर प्रॉब्लम? नहीं 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 सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, आज से जो भी चालू हो गया ना वो भयंकर इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज तुम्हें तुम्हारे उस पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। जो भी मैंने पढ़ाया है रिवाइज करो इसको, जाके पूरे वीडियोस अपलोड किए हुए रहते हैं, रोज के रोज आपको मिलते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप? एग्जाम में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ जाता है, और केस स्टडी बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। केस स्टडी बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि एक पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक अच्छा पिज्जा बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं, कि सर पिज्जा बेस जरूरी होता है, फिर उसके बाद में चीज जरूरी होता है, उसके बाद में सर सब मेयोनीज, या फिर वो कौन सी दो तरीके की चीज होती है, एक तो स्ट्रेचेबल और एक नॉन स्ट्रेचेबल। सर पिज्जा इन वो टॉपिंग्स भी जरूरी होती हैं, तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं सर? एक पार्टनरशिप बनाने के लिए जब तक ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे पार्टनरशिप नहीं बन पाएगी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। तो द एसेंशियल एलिमेंट्स जो जरूरी है एक पार्टनरशिप बनाने के लिए, पहला है एग्रीमेंट, दूसरा है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, मतलब इस रेंज के अंदर अंदर होने चाहिए। तीसरा है कि सर कोई ना कोई बिजनेस के लिए वो पार्टनरशिप बनी होनी चाहिए। ठीक है, चौथा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। आज ही बताया था मैंने आपको कि सर
पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स शेयर होना बहुत जरूरी होता है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कि सर ये होना चाहिए। एंड पांचवा है business carried on by all or any of them acting for all, that is the mutual agency relationship, that is the true test of partnership, या फिर इसको कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ भी बोलते हैं। कार्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्डियक और कार्डिनल? इसका क्या मतलब जानते हो आप लोग? कभी डॉक्टर से पाला पड़ा है? भगवान बचाए वैसे तो, पर क्या कभी डॉक्टर से पाला पड़ा है आप लोगों का? अरे नहीं पड़ा है सर। कार्डियक सर्जन, दैट मीन्स हार्ट का सर्जन, ठीक है। कार्डियक डॉक्टर, दैट मीन्स हार्ट का डॉक्टर। सो दिस हार्ट सबसे जरूरी होता है। हार्ट एक सेकंड के लिए भी अपनी मशीन में, अपनी बॉडी में धड़कना बंद कर दे तो अपनी बॉडी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब से जीते हो तब से मरने तक हार्ट धड़कता रहता है, ये बात ध्यान रखना। सो द व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? सर कहीं पर जांचना होगा ना तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। एग्रीमेंट भी होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स भी होना चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी होना चाहिए, जहां एक बंदे ने जो करके आ गया उससे सारे के सारे लोग बाइंड होने लग जाते हैं। एजेंट के काम से सारे के सारे प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाते हैं ना, वो चीज। आइए, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, इस वाले पोर्शन में से, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे से, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में सब, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। समझ तो हम चुके ही हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चालू करो, एक मिनट। मैं चाहता हूँ आप सब लोग ये एक टॉपिक अपने आप में बन जाए, इसकी एक रिकॉर्डिंग बन जाए। तो आप सब लोग एक काम करो कि फटाफट है ना, रीजॉइन करो सेम लिंक पे।